जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीएसआई का पेपर। तो दोस्तों पहला पेपर लिया है मैंने 26 अक्टूबर 2017 पहले शिफ्ट का पेपर लिया है। ओके दोस्तों, मैं आपको मैथ और रीजनिंग की अलग अलग वीडियो दूंगा और इस वीडियो में केवल मैथ के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। ओके तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि a बराबर 2b/3 और b बराबर 4c/5 है तो a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, a और a के बटे में b को लाएंगे, a बटे b 4 जो 2/3 है उसको हम इसी साइड रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ से हम b लिखेंगे और b के बटे में c को लाएंगे और 4/5 को हम उसी साइड रहने देंगे, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो b की जो वैल्यू है वो दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है। तो करना क्या है, दोनों जगह आपको सेम बनाना है। और कैसे बनाना है दोस्तों, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। यानी कि दोनों जगह आपको क्या बनाना है दोस्तों, 12 बनाना है। या दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब आपको कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना। क्या नहीं करना, कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना। कि b की जो वैल्यू होगी दोस्तों 12 होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 और 4 का एलसीएम लेना है। कितना आ रहा है दोस्तों, 12 आ रहा है। अब देखना दोस्तों ऑप्शन में b बीच में बैठा हुआ है तो b यहाँ पर 12 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर 12 होना चाहिए लेकिन नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 12 नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता और यहाँ पर 12 है तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके मैंने क्या बताया कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्या करना, मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आया और मैंने देखा 12 कौन से ऑप्शन में था, तो चौथे ऑप्शन में आपका 12 था। लेकिन नहीं, हमें तो सॉल्व भी करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 12 बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर हम किसी भिन्न के हर में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंश में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करूँगा अंश में, तो हर में भी मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह ए आपका बनेगा 8, ओके, और बी बनेगा दोस्तों 12। चाहे आप कहीं से भी ले ले, दोनों जगह 12 ही 12 है दोस्तों, ओके। और जो सी है दोस्तों वो बनेगा 5×3=15। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो आगे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छा तरीके से जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ वो मैं ट्रिक्स और बेसिक दोनों से ही कराता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला कर लिया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो आपके सामने जो भिन्न दिखाई दे रही है ना उसको आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको पहले लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 3/5। तो मैं कहूँगा 3 और 5 में अंतर कितने का, 2 का है। इसी तरह दूसरी भिन्न आपको 7/9 थी। देखो 7/9 थी, तो 7/9 का जो अंतर है अंश बाहर का वो भी 2 है, ओके। और 11/13 लिखा हुआ वहाँ पे भी अंश बाहर में अंतर कितने का, 2 का है, ओके। लेकिन दोस्तों जब अंतर समान हो जाए तो जो छोटे छोटे अंक होते हैं वो होती है सबसे छोटी भिन्न। तो अगर हम इन 3 की बात करते हैं दोस्तों, इन 3 की बात करते हैं तो सबसे छोटे अंक क्या है दोस्तों, 3/5 हैं। तो आपका होगा 3 में अगर सबसे छोटी देखते तो 3/5 थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे तो अंतर 1 था तो मैं एक अंतर को 2 बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/4। एक अंतर था, एक को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो दोस्तों अब इन दोनों का जो था वो कितना अंतर होगा, 2 का अंतर हो गया। तो आपका वो 3/5 और 2/4 में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, 2/4 छोटा होगा। मैंने कहा था जब अंतर समान हो जाए उनका तो जो छोटी संख्याएं होती हैं उसमें वो होती है आपकी छोटी भिन्न, ओके। लेकिन दोस्तों मैं इसको सिर्फ 5 सेकंड में करता। आप देखोगे यहाँ पर 2 का अंतर था, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर 2 का अंतर बनाने के लिए मैंने 2/4 कर दिया। तो आप देखोगे सबसे छोटे छोटे अंक तो आपकी 1/2 में ही दिया था, 1/2 यानी कि 2/4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1/2, ओके।
आगे चलते हैं दोस्तों, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है तो मिश्र चाय का औसत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको टोटल क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, मूल्य देखना पड़ेगा। तो जो टोटल जो मूल्य होगा दोस्तों 280 इंटू 7, ओके, 280 इंटू 7, ओके, प्लस 240 इंटू 9 प्लस 240 इंटू 9, ओके। इस तरह से टोटल मूल्य निकालने के बाद आपको टोटल मात्रा से भाग देना पड़ेगा। कितनी है दोस्तों, 9 और 7 यानी कि 16 केजी आपकी चाय है। तो इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 257.5, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जिससे कि आपका वीडियो लंबा नहीं होगा, ओके। लेकिन दोस्तों मैं इसको और सिंपल करूं कि और कैसे हम इसको डार्ट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। मैं दूसरा तरीका इसका बताता हूं दोस्तों। करना क्या था, आपको सबसे पहले देखना कि ये 240 और ये 280। तो मैंने कहा कि ये कितना है, आपका 280 प्लस कितना है दोस्तों, आप कहोगे 40 है, ओके। तो दोस्तों जब मूल्य बराबर हो जाए तो ये 240 ही रहेगा, ओके। प्लस यहाँ पर क्या लगा है दोस्तों, प्लस लगा है, तो प्लस 40 इंटू कितना है, ये 7। इस तरह से केवल और केवल इसको अब आपको 16 पार्ट में बांटना है, यानी कि सिर्फ 40 इंटू 7 को ही आपको किससे भाग देना है दोस्तों, 16 से देना है। तो इस तरह से जो आप देख लोगे अब, ठीक है ना, आप तो दे लोगे ना 5 और ये आ जाएगा 4 से 8 से काटेंगे, सॉरी 8 से काटेंगे 2 बार, 8 से काटे 5, 35/2 यानी कि आपका आ जाएगा दोस्तों 17.5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे 240 प्लस 17.5 यानी कि 257.50 यानी कि 5, ओके। चलिए, तो मैंने क्या किया, 280 को 240 प्लस 40 में बदला और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको किस में बांट दिया, 16 भाग में बांट दिया, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 9p2 का मान आपको बताना है। p दोस्तों यहाँ पे होता है क्रमचय, ओके। क्या होता है, क्रमचय। चलिए दोस्तों, तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 9p2, तो दोस्तों क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होती है 9 को आपको एक एक कम करके खोलना है। 9 इंटू 8 इंटू 7, ऐसे आपको कहाँ तक खोलना है दोस्तों, 1 तक खोलना है। लेकिन दोस्तों अगर नीचे दिया है 2 तो आपको केवल और केवल 2 ही तक लेना है, यानी कि केवल और केवल 9 8 72। मैंने 2 केवल और 9 और 8 क्यों लिया, 9 और 8 इसलिए लिया दोस्तों, यहाँ पर क्या था, 2 था। ये तो होगी आपकी, अगर आपको कुछ नहीं पता तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए दोस्तों इसका बेसिक देखते हैं कि अगर कभी भी NPR ऐसा लिखा हुआ है तो इसके जो आंसर होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी कि 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 यानी कि 7 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल खोलना आपको आता होगा, इंटू 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 जाएगा, बचेगा 9 इंटू 8 यानी कि 72, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की, ओके, ठीक है। कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ मिलता है तो बताइए बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब वो ये नहीं पूछ रहा दोस्तों कि बी ने कितने महीने व्यापार किया, वो पूछ रहा है कि कितने महीने बाद, यानी कि एक के व्यापार करने के कितने महीने बाद बी ने उस व्यापार में शामिल हुआ या उस व्यापार में आया, ओके। तो देखो दोस्तों आपको पता होगा जो लाभ होता है वो क्या होता है दोस्तों, उनकी जो पूंजी होती है यानी कि उनका निवेश होता है वो इनटू टाइम, ओके। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम
बराबर दोस्तों होता है प्रॉफिट। लेकिन याद रखना जो प्रॉफिट होता है वो आई इंटू टी का रेशियो होता है। लेकिन अगर मुझे टी का रेशियो चाहिए तो आप क्या करोगे, पी बटे आई करोगे, याद ना, पी बटे आई करोगे। तो बस करना क्या था आपको, यहाँ पे पी क्या है दोस्तों, प्रॉफिट क्या है दोस्तों, आप कहोगे समान है, मतलब मैं कह दूँ कि 1 होगा। अगर आपने कहा कि जो प्रॉफिट है वो कितना है आपको मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा 1 होगा। तो जो टी का जो रेशियो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1 बटे ए ने कितने रुपए लगाए थे दोस्तों, 21,000 रुपये लगाए थे, 21,000 अनुपात 1 बटे बी ने कितने लगाए थे दोस्तों, 36,000 रुपये लगाए थे। तो अब करना क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है 3 जीरो से। इसको मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ जिससे कि आसानी से समझ में आए। ओके, देखो इस 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएगा। ओके, फिर 3 से काटेंगे 7, फिर 3 से काटेंगे 12। इस तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलो 1/7 अनुपात 1/12 आपका आ गया था। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12/7 आ जाएगा। ए किसका रेशियो है दोस्तों, टाइम का रेशियो है, और यहाँ पे ए बैठा है तो यहाँ पे बी बैठा है। तो आप कहोगे कि बी ने 7 महीने व्यापार में रहा। ओके, कितना रहा है, 7 महीने व्यापार में रहा। तो टोटल कितने महीने व्यापार किया, आपको 12 महीने व्यापार किया था। ओके, क्यों इसने दिया है ना कि 1 वर्ष के अंत में, देखो वर्ष के अंत में ये दिया है, 1 वर्ष के अंत में, ठीक है, यानी कि 12 महीने किया है। ए ने 12 महीने, ये तो पूरा रहा, और बी था 7 महीने उसने व्यापार किया। तो कितने महीने बाद, तो आपको 5 महीने बाद, 12 - 7, 12 - 7 यानी कि 5 महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसी बात पे। अगला प्रश्न देखिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। मैंने कहा अगर 60 से वो 1 घंटे में तय कर रही थी तो दूरी क्या होगी आपको, वो 60 × 1, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, s × t, यानी कि स्पीड इंटू समय। ओके, एक अन्य कार जो 40 से चल रही थी, ओके, तो इस दूरी को कितने समय में चलेगा। तो मैंने कहा अगर दूरी को मैं स्पीड से भाग दे दूंगा तो आपका समय आ जाएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 3/2 घंटे। ओके, इसको काटेंगे फिर हम 2 से काट देंगे तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलिए दोस्तों, देखो यहाँ पर दिया दोस्तों, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चलो ठीक है, इतना तो पता चलेगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 3 मीटर है। आगे पढ़िए, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई का जो मल्टीपल होता है वो होता है एरिया, जो कि दिया है 70। तो फर्श का परिमाप क्या होगा, तो मैंने कहा अगर ए इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया दोस्तों, 70 दिया। ओके, अगर मैं 70 के फैक्टर कर दूं 10 × 7, बताओ कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे हाँ प्रॉब्लम है, और भी तो फैक्टर हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि देखो भाई, हमें लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो हमें 3 ही लेना है, तो केवल और केवल 10 और 7 ही ऐसे फैक्टर हैं जिसमें अंतर 3 है। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना मान के, तो वर्ग समीकरण बनेगा और हवा निकल जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें 3 का अंतर चाहिए था, तो मैंने कहा कि लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो 10 और 7 होगा। तो मुझे क्या चाहिए था, उसका परिमाप चाहिए था, जो कि होता है 2 × a + b होता है। ओके, a + b दोस्तों कितना होगा, 17 होगा। a + b कितना होगा, 17, यानी कि 17 × 34 आपका हो जाएगा, 17 × 2 यानी कि 34 मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करके इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, देखो दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 18 वर्ष आपको क्या दे दी, एवरेज दे दी, किसका, एज का। ओके, जिसमें 8 सदस्य थे, ठीक है, सदस्य भी मुझे मिल गए, 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है, समान मतलब अभी भी 18 है। ओके, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर मान के चलो 18 वर्ष 2 वर्ष पहले थी, तो
आज कितनी होगी। मैंने कहा कि अगर आज आप 20 साल के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने के होंगे, 18 के होंगे। यानी 18 से कितना आयु आपकी बढ़ी, 2, और आपका एवरेज भी 2 बढ़ा होगा। ओके, इसी तरह सभी व्यक्तियों के जो 8 व्यक्ति थे उनकी 2-2 वर्ष आयु बढ़ेगी, यानी कि 2-2 सबकी बढ़ेगी, यानी कि एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। नहीं, 18 से आज 20 हो जाएगा। आज की बात करते हैं तो जो उस 8 सदस्यों की जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। तो 20 × 8 टोटल आयु होगी। और इसमें अगर मैं उस बालक की आयु को जोड़ दूं, उस बालक की आयु को जोड़ दूं, तो इस तरह जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों। अभी भी कितनी एवरेज है उनका, 18 है, लेकिन व्यक्ति पक्के 18 की जगह बालक जुड़ गया, यानी कि व्यक्ति कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे। ओके, तो अब करना क्या है, बस इसको सॉल्व आपको कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो b बराबर हो जाएगा, ओके 9 × 8 = 72 होता है। ओके, आगे पढ़िएगा दोस्तों, 9 × 8 = 72 होता है, और 9 और 7 आपका 16 होता है, यानी कि 162 - 8 दूनी 16, यानी कि 160। 8 दूनी 16, यानी कि 160 उस साइड जाएंगे, माइनस के होंगे। 162 - 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 160, 2 बचेगा। बी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो फिर से एक बार लाइक ठोक देना, लेकिन अगर पहले कर दिया तो फिर मत ठोकना। ओके, चलिएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि और क्या तरीका है तो मैं बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले देखो, इतना तो आपको करना ही था कि अगर 2 वर्ष पहले 18 थी तो आज 20 होगी। ओके, लेकिन आज भी समान है, यानी कि आज कितनी, 18। तो मैंने कहा कि आज अगर बालक 20 का है तो लेकिन 18 को हो रहा है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, अगर बालक 20 का होता, क्या होता, बालक अगर 20 का होता तो स्पीड पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड जो एज है वो अगर कम हो रही है, यानी कि एज का जो एवरेज है वो कम हो रहा है, इसका मतलब जो बालक है ना वो 20 से कम है। कम है तो हम माइनस लगा लेंगे। ओके, कितना कम है दोस्तों, कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। कितने व्यक्तियों में कम है, तो दोस्तों बालक के आने के बाद कितने व्यक्ति हो गए, 9। बस करना क्या था, 20 - 9 दूनी 18 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है ना। ये तरीका थोड़ा एडवांस तरीका हम कह सकते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, दोनों ही यूज करिएगा आप। देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है अगला, कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो ठीक है, स्पीड आपकी दे दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस जो ट्रेन आपकी वो दे दी 100 मीटर है उसकी लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को दोस्तों किसको पार कर रही है, वो व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब वो स्वयं की ही दूरी चलना उसको पड़ेगी। कितनी दोस्तों, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, स्वयं की दूरी चलनी पड़ेगी। तो पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो मैं कहूँगा 100 मीटर को दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों दूरी मीटर में थी तो 30 किलोमीटर पर सेकंड को 30 किलोमीटर प्रति घंटे को आपने मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 36 18 56 30, यानी कि जो आएगा आपका 25/3 मीटर पर सेकंड। आपको टाइम चाहिए था तो 100 मीटर बटे स्पीड से भाग करेंगे तो 25/3, और 3 आपका ऊपर जाएगा। 25 से 100 काटेंगे 4 बार, और 4 × 3 यानी कि 12 मिनट आपका 12 सेकंड आपका आंसर होगा। क्या होगा, 12 सेकंड आपका आंसर होगा, क्योंकि आपकी स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आंसर भी सेकंड में ही आएगा। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम को 10 दिनों में कर सकते थे। ओके, दिनों में कर सकते थे, और ए अकेला उस काम को कितने में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। तो बी उस काम को कितना करेगा। तो मैं कहूँगा कि टोटल वर्क आपको मानना है। टोटल वर्क मानना कितना होगा, 10 और 30 का एलसीएम होता है दोस्तों 30। तो 30 क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो मैं कहूँगा ए और बी 10 दिनों में कर रहे थे, मतलब वो एक दिन में 3 काम करेंगे। कैसे निकालोगे, 30/10, यानी कि जो काम है उसको आप टाइम से भाग कर देना तो आपकी इफ़िशेंसी आ जाएगी। यानी 30/10, यानी कि 3 काम कर रहे हैं, और ये 30
दिन में ही कर रहा था, मतलब ए एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, एक करेगा। कैसे, 30/30 एक आ जाएगा। तो मैंने कहा दोनों मिलकर 3 काम कर रहे थे, जिसमें ए अकेला कितना कर रहा है दोस्तों, एक काम कर रहा है। तो बी आप निकाल सकते थे 3 - 1 यानी कि बी कितना करेगा एक दिन में, 2 काम करेगा। ओके, काम कितना दोस्तों, 30 है। और अगर मुझे बी का टाइम चाहिए तो बी 30/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 15 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों किया दोस्तों, यहाँ पे होता है एक टी इंटू इफिशेंसी, यानी टाइम इंटू इफिशेंसी बराबर होता है वर्क। अगर आपको इफिशेंसी चाहिए तो वर्क अपॉन टी, और अगर मुझे जो टाइम चाहिए तो वो होता है W/E। ठीक है ना, तो यही तरीका मैंने इसमें अपनाया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 4 घंटियां क्रम से 5, 6 और 8 और 9 सेकंड में के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं। ओके, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद मिलेंगी। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इन सब का एलसीएम लेना है। ओके, तो 5 और 6, 8, 9 का एलसीएम होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा 9। ओके, क्या लिखूंगा, 9। उसके बाद लिखूंगा 8, उसके बाद मैं लिखूंगा 6। लेकिन दोस्तों 6 में क्या है, 3 × 2, और 3 मैंने पहले से ले रखा है क्योंकि 9 ले लिया, 8 ले लिया, मतलब 2 भी ले लिया, तो मैं अब इसको नहीं लूँगा। आगे चलते हैं, 5 मिलेगा, और 5 अभी तक मैंने नहीं लिया था, तो मैंने 5 भी ले लिया। मैंने क्या किया, 9 लिया, 8 लिया मैंने, क्योंकि 8 मैंने मेरे जो लिया था मैंने एलसीएम, उसमें 8 नहीं था, तो 8 ले लिया। आगे देख मिला 6, तो 6 में तक 3 × 2, यानी कि जो मैंने पहले ही ले लिया 3 में, यानी कि 9, और जो 2 था वो 8 में था। फिर मैंने देखा जो एक और संख्या दी थी 5, तो 5 मैंने अभी तक नहीं ली थी, मैंने 5 ले ली। तो इस तरह से जो आंसर आएगा दोस्तों सेकंड में आएगा, सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिए मिनट में, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 60 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से 5 से काटेंगे 12। ओके, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 × 12, और 3 से फिर काटेंगे, 3 × 9, यानी कि 3 दूनी 6 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 × 2 6 मिनट आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। करना क्या था, एलसीएम लेके सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है ना, उसको आप 60 से भाग करोगे तो मिनट में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब सिर्फ इतना करना था कि आप किस तरीके से उसका एलसीएम निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। मैंने कहा चलो ठीक है, परंतु उसने क्या किया, उस संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। दोस्तों उसने मल्टीप्लाई करना था लेकिन भाग कर दिया। ओके, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो मैं कहूँ दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई करना था, मान के चलो कोई संख्या थी के, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना था 3/2 से, लेकिन उसने क्या किया कि मैं भाग कर दिया। 3/2 का मतलब 3/2 से भाग करेंगे, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर 3/2 से भाग कर रहा था, तो मैंने 2/3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आप के को 2/3 से भाग करोगे ना, 3/2 से भाग करोगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जो वैल्यू आई वो 10 कम आई, यानी कि इसमें से अगर इसको घटा दूँ तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप आगे, तो देखो एलसीएम तो आएगा आपका 6। ओके, तो इस तरह से वो बनेगा, ये 9 के - 4 के एलसीएम 6 था, वो उस साइड भेजेंगे 10 × 6। ओके, इसको आप सॉल्व करना है। 9 के - 4 के जो वैल्यू आएगी 5 के, और 5 के बराबर दोस्तों 60, यानी कि के की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12। के की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 12। ओके, चलिए दोस्तों, सॉल्व आपको करना था इस इक्वेशन को, तो जो के की जो वैल्यू निकल कर आ रही है 12 आ रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। सिर्फ करना क्या था, यहाँ पर भाग करता 3/2, तो 2 आपका जो ऊपर जाता, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, एक गांव में 30% लोग साक्षर यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, 30%। ठीक है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगी। नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं 30%, उनकी संख्या निकालनी है, मतलब इसका 30% आपको निकालना है। ओके,
तो बस कर दीजिएगा दोस्तों 600। ओके, 30% मतलब 3/10, 30% यानी कि 3/10, 10 से काटेंगे 1 जीरो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 36 18 कहाँ से, यानी कि आपका आ जाएगा 1980। ओके, करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा ऑप्शन है 1980। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों प्रश्न में क्या दिया है कि किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय की गई चक्कर की संख्या क्या होगी। तय की गई जो पहिया था वो कितने चक्कर खाएगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी चलेगा वो आपको अगर पता चल जाए तो आप टोटल चक्करों की संख्या निकाल लो। तो देखो दोस्तों आपका एक कोई पहिया था और जो टोटल दूरी कितनी क्या चलेगा, तो देखिए दोस्तों ये इतनी दूरी चलेगा, यानी कि खुद की पर्दी एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो चलेगा दोस्तों 2πr। क्या चलेगा दोस्तों 2πr, यानी कि पर्दी के बराबर ही दूरी चलेगा एक चक्कर में। ठीक है ना, तो मैं इसको हटाता हूँ, यानी कि अगर एक चक्कर की बात करते हैं तो दो क्या होता है दोस्तों 2πr। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 × 22/7 इंटू आर, यानी कि 21 आपको दिया है। लेकिन दोस्तों जो आएगा वो आएगा किस में दोस्तों, सेंटीमीटर में। ओके, किस में आएगा दोस्तों, सेंटीमीटर में। 7 से काटेंगे 3, यानी कि एक पहिए में कितनी दूरी चलेगा, इतनी चलेगा। ओके, तो मैं कहूँगा कि 2 × 22 × 3, अगर एक में चल रहा था तो के में कितनी चलेगा कि वो इतनी दूरी चल ले, कितनी 924। याद रखो एक पहिए में चल रहा था 2 × 22 × 3 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा के चक्कर है वो 924 मीटर चल लेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्या दोस्तों सेंटीमीटर में था, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर था तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 924 को आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मीटर में दिया था। दोनों तरफ हमें यूनिट को समान कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं 3 से काट दूंगा इसको, 3 × 9 0 8। 100 को तो आप बना रहे हो, उसको 100 को अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। फिर आप 2 से काटोगे 5 आएगा। ओके, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 154। जब आप 2 से काटोगे वो 6 लग रहा था मुझे, 0 है यहाँ पे। ठीक है ना, जब आप 308 को 2 से काटोगे तो 154 आ जाएगा। और 154 को जब 22 से आप काटोगे, 2 बार काट लीजिएगा, फिर 2 से काटना, फिर 11 से काटना, तो आपको जो आंसर आएगा दोस्तों 7। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी के की वो आएगी 7 × 100, 7 × 100 आएगी। ठीक है ना, 7 × 100 मतलब दोस्तों 700 चक्कर। ओके, देखो दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ कि हमने कहा एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, यानी कि 2πr, यानी कि पर्दी के बराबर दूरी चलेगा। ठीक है ना, एक चक्कर निकाला लेकिन सेंटीमीटर में दूरी आई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उससे के चक्कर लगवाए तो वो 924 मीटर चल रहा था। तो 924 मीटर अगर इस तरफ सेंटीमीटर में था तो 924 को मैंने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने के की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू आ गई दोस्तों 700। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों इस प्रश्न को देखेंगे कि 4 की पावर 6 × 2 की पावर 3 उसकी भी पावर 2। ओके, और डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों हम 8 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2। तो आप देखोगे दोस्तों ये एक कोष्टक में है, यानी कि हम पूरी संख्या से भाग कर रहे हैं। ओके, तो देखो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी 4 की पावर 6, इसको 2 में हम बदलेंगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 × 2 की पावर 3 × 2 यानी कि 6। ओके, ये समझ में आ रहा होगा ना, 2 की पावर 3 इसकी भी पावर 2, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं ज़्यादा इसको कैलकुलेटर नहीं बना रहा हूँ कि जिससे हमें स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आए। ओके, इस तरह मैं इससे भाग कर रहा हूँ, मतलब 8 की पावर 2 मतलब 2 की पावर में लिखूँगा तो दोस्तों 8 को लिख रहे थे 2 की पावर 3, फिर 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं 6 × 3 की पावर 2 लिखा ही रहने देंगे × 4 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको काटेंगे, यहाँ पर 4 है और ऊपर 12 आती तो 2 की पावर 8 ऊपर बचेगा।
2 की पावर 8 ऊपर बचेगा, बटे में बचेगा 3 की पावर 2। तो इसको सॉल्व अगर आप नहीं कर सकते थे ना, तो आपको इतना देख लेना है कि अगर हमें हर में 3 की पावर 2 यानी कि ये तो 9 होना ही है, क्योंकि ऊपर तो कोई संख्या नहीं है 3 में जो कटे जाए। ओके, तो अंश जो हर है, हर में क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो 9 आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा था, जो कि था दूसरा ऑप्शन। वैसे भी 2 की पावर 8 अगर आप निकालोगे तो 256 आपका आ जाएगा। 256/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हो, यहाँ पे भी देख के आप वैसे भी लगा सकते थे ऑप्शन से हेल्प लेके। ओके, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 256/9। देखो दोस्तों प्रश्न दिया है 9 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, उस सब की पावर भी 2 दी है, तो उसको भाग कर रहे थे हम इस संख्या से, और उसकी भी पावर 3 है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 ही लिखा रहने देंगे, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों, 2 है। चलो ठीक है, बटे दिया है दोस्तों 15 की पावर 2, मतलब इसको 5 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इस तरह इसकी पावर भी 3 है। ओके, आगे देखो दोस्तों 2 की जो 3 की पावर 9 दूनी इनका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब ये आपको थोड़े थोड़े फॉर्मूले पते होंगे कि जब भी a b की पावर n है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते थे, a की पावर n इंटू b की पावर n। ओके, अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं अलग अलग लिखने के बजाय उसको डाट कर रहा हूँ, अलग अलग लिखेंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 5 की पावर 6। ओके, इसको लिखेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 5 की पावर 6 इंटू यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना हो रहा था दोस्तों, कितना हो रहा था यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसको, तो ये हो रहा था 4। 3 की पावर कितना होता है 4, और 4×12 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4×12 कितना हो रहा था, 4×12 ही हो रहा था ना, कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। हाँ चलो 3 की पावर 12 है, तो इससे एक कट रहा है, लेकिन दोस्तों आपका आंसर 1 आ रहा है। तो कहाँ पे आपकी दिक्कत हो रही है, एक बार ज़रूर देखिएगा। अरे 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 रुको 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 रुको, यहाँ पे जो पावर 3 ये आपकी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, क्योंकि ये 9 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3 अगर हम कर रहे थे तो 3 की पावर 6 ही तो आएगा, लेकिन मैंने 9 लिख दिया है ना। तो यहाँ पर जब देखोगे कि यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। ओके, करना क्या था, थोड़ी दिक्कत हो गई है दोस्तों, मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में कि 9 की पावर 3 थी दोस्तों, उसको मैंने 3 की पावर 9 लिख दिया, लेकिन नहीं, ये होगा 3 की पावर 6, और यहाँ पे 18 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 6 होगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी दोस्तों 1 आएगी, ठीक है ना। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं दोस्तों। ओके, चलिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। मतलब दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 क्या होती है, 5। मतलब वो 5 का माल 6 में बेचना चाहता है, 1 रुपये का लाभ होगा। ओके, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेचा। मतलब वो 4 की जो वैल्यू थी उसको 1 कम यानी कि 5 उसका सीपी था, यानी कि 20% की भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5 होती है। यानी कि उसने 1 रुपये कम में बेचा, यानी कि 4 रुपये में उसको बेच दिया, लेकिन बेच कितने में रहा है दोस्तों, 480 में। ओके, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, यानी कि वो 6 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन उसने 480 में बेचा 20% की हानि के साथ। तो 4 से हम भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 0। ओके, यानी कि 48 को 4 से काटेंगे 12 बार जाएगा। ओके, उसके बाद हमें 6 की वैल्यू निकालनी थी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 छिन्ने होते हैं दोस्तों 72, और एक 0 लगाया इसलिए 0 भी हम लगा देंगे, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों प्रश्न कहता है यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 10:11, तो लाभ क्या होगा दोस्तों। 10 रुपये उसका मूल्य था, 11 में बेच रहा था, 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा था।
कितने रुपए पे, 10 रुपये पे हो रहा था। तो हमें परसेंट चाहिए तो क्या कर देंगे, CP से भाग कर देंगे और परसेंट में निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से जो वैल्यू आएगी दोस्तों 10% आएगी। क्या आ गई है दोस्तों, 10% आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा दोस्तों आपका 10%। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन की, क्वेश्चन है आपका 400 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए लगाई जाती है और 480 रुपये उसको प्राप्त हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर है वो 2% बढ़ जाती है तो नया मिश्रित क्या होगा। मतलब 2% बढ़ने का मतलब होता है 1 वर्ष में 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलना, 1 वर्ष में 2% ब्याज अधिक मिलना। लेकिन 4 वर्ष में कितना मिलेगा दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो ये मिलेगा 8% अधिक आपको ब्याज मिल जाएगा 4 वर्ष में। लेकिन किस पे मिलेगा दोस्तों, जो उसकी धनराशि थी कितनी थी, 400 थी, तो 400 का 8% और एक्स्ट्रा मिलता दोस्तों उसको। यानी कि अगर हम 400 का 8% निकालेंगे दोस्तों तो ये होता है दोस्तों 32, यानी कि 480 तो मिले हैं, अगर अब 2% बढ़ जाए तो उसको 32 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बताइए नया मिश्र धन क्या होगा, जब वो बढ़ा देता है तो आप क्या करना, पुराने मिश्र धन को इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो जो 500 आपकी जो वैल्यू आएगी 512, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 512। कैसे किया, 1 वर्ष में 2% एक्स्ट्रा लग रहा था, मतलब 4 वर्ष में 8% एक्स्ट्रा लगेगा। किस पे लगेगा, 400 रुपये पे, ठीक है ना। तो 480 प्लस एक्स्ट्रा कितना है दोस्तों 32, ऐड कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है कि 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम 10% को फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दें तो 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 होता है। तो इस तरह से P यानी कि उसका मूलधन और A यानी कि मिश्र धन। ओके, अगर मैं 1 वर्ष की बात करता हूँ दोस्तों, अगर उसका मूलधन 10 रुपये था तो 1 रुपये का ब्याज लगेगा, यानी कि 1 वर्ष में दोस्तों कितना लग रहा था दोस्तों, 10 से 11 हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पावर क्या है दोस्तों, तो पावर 1 है, यानी कि जब 1 वर्ष की बात करते हैं तो पावर 1 करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कितने वर्षों की बात हो रही दोस्तों, 3 वर्षों की। तो 10 की पावर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। 10 की पावर क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। अब ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। ओके, हमें तो इसका चाहिए 3 वर्ष का। देखो दोस्तों, जो हमारा CI होता है वो होता है दोस्तों A-P। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों 1000। इसकी जो 11 का जो क्यू होता है वो होता है 1331 होता है। इस तरह से जब CI आप निकालोगे, A-P आप करोगे तो 331 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आगे क्या करना है आपको, इतना देखिएगा। देखो मैंने कहा कि आपको P दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया, 5000 दिया हुआ है ना आपको जी। लेकिन आपके इस जो रेशियो था उसमें कितना, 1000, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5000। यानी कि एक रेशियो की जहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5। 5000 को जब 1000 से भाग करेंगे तो 5। तो मैंने कहा 531 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 5, 5 × 15 और 5 × 15 एक, यानी कि आ जाएगा 1655। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1655 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एक और तरीका होता है, वो भी मैं आप जल्दी से जल्दी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। करना क्या था, सिर्फ आपको मैंने 3 पावर कर दी, 3 वर्ष की भी बात हो रही थी। फिर मैंने क्या किया, P/A निकाला और CI निकाल दिया A-P। ओके, 10,000 की वैल्यू 5000 दी थी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो 5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलती है दोस्तों। चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीका बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब 3 वर्ष का जो होता है, जो रेशियो होता है 3:1 होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, सबसे पहले इसका 10% निकालना है। कितना होगा दोस्तों, इसका 10% होगा, वो होगा आपका 500। तो इस 500 का मल्टीप्लाई तो आपको यहाँ पर करना है। ओके, फिर इसका 10% आप निकालोगे इस 500 का, वो कितना होगा दोस्तों आपका, इस 500 का जब निकालोगे 50 होगा। तो इस 50 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करना है।
फिर इसका 10% निकालोगे जो कि होता है कितना 5। तो इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है और क्या करना है सबको आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1500 प्लस ये होगा आपका 150 प्लस 5। इस तरह से जब ऐड करोगे तो दोस्तों जो हो जाएगा 1655। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों 1655। ओके, आगे चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ध्यान से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 संख्याओं का औसत दिया है दोस्तों आपको 36 और जबकि 9 संख्याओं का औसत दिया है दोस्तों 34। ओके, तो शेष 2 संख्याओं का अनुपात दिया दोस्तों 2:3। तो छोटी संख्या यानी कि शेष दो जो संख्या थी यानी कि जो शेष 2 संख्या थी उनमें से छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो देखो दोस्तों मैंने कहा कि 11 संख्याओं का जो औसत था कितना 36। अगर इनकी सम की बात करूं तो 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि होता है 11 × 66, 11 × 33 और 3 यानी कि आपका हो जाएगा 39। अगर मैं बात करता हूँ 9 संख्याओं का जो एवरेज था वो कितना था 34 था। और अगर सम की बात करता हूँ दोस्तों 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 × 36। ओके, 9 × 3 = 27 और 3 यानी कि 30। ओके, अगर मुझे 2 संख्याएं का योग चाहिए तो कितनी 2 संख्याएं यानी कि 11 संख्याओं इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप तो 2 संख्याओं का जो सम आएगा दोस्तों 2 9 यानी कि 92 आएगा। 2 संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो कितना है 92 है। ओके, तो 92 ही है ना। हाँ चलो, कहीं दिक्कत तो नहीं है कहीं पे। 9 × 36, अरे भाई यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 6। जब 34 × 9 करेंगे तो 6 आपका आ जाएगा यानी कि जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 90। वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों आपकी 90 आ जाएगी, ठीक ना। 11 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटाना है आपको जो कि आ रहा है 90। तो इस तरह से जो वैल्यू दी है दोस्तों दोनों का सम कितना है दोस्तों 90 यानी कि एक की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 18 आएगी क्योंकि दोनों का जो 2:3 में थी यानी कि सम 5, वैसे कितना 90। तो 1:18। क्या बताना, छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या यानी कि 2 की वैल्यू आपकी बतानी थी तो 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 18 दूनी 36 आपकी छोटी संख्या होगी। ओके, मैंने क्या किया है सबसे पहले मैंने 11 संख्याओं का योग निकाला है, उसके बाद शेष जो 9 संख्याएं थी उनका योग निकाला है। ओके, तो 11 संख्याओं का योग इतना होगा और 9 संख्याओं का योग 34 × 9 होगा यानी कि 306 होगा। ओके, 2 संख्याओं का मुझे चाहिए था सम तो मैंने कहा 11 संख्याओं के योग में से यानी कि 396 से 306 आपको माइनस करना है, 90 हो गया। रेशियो दिया था 90 का 2:3। ओके, यानी कि 5 की वैल्यू 90 तो 1 की वैल्यू 18। 2 की वैल्यू निकालनी थी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने बढ़ा दी। यदि कोण ACD यानी कि ACD दिया 100 तथा BC बराबर AC है यानी कि मतलब वो BC बराबर यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो किसी त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होती हैं उतने ही एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल बराबर बराबर के होंगे, ठीक है ना। आमने सामने के एंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों बराबर होंगे। तो दोस्तों मान के चलो अगर ये x था और ये भी कितना होगा x होगा तो आपको यहाँ पर पता होगा कि जो बाहरी जो एंगल होगा ये कितना होगा दोस्तों 2x होगा। समझ रहे हो ना कि अगर अंदर के दोनों जो देखो इसको छोड़कर जो अंदर के जो 2 एंगल और है उनका सम होगा 2x और इस 2x की यानी कि ACD कितना दिया दोस्तों 100 दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 50। फिर मैंने कहा कि ये कितना दोस्तों 100 है तो अंदर के ए और दोनों बराबर थे मतलब 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 50। ये दूसरा तरीका होगा बिल्कुल अगर आपको सब कुछ पता है तो। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। थोड़ा फास्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a का 2/3वां हिस्सा है मतलब a का 2/3वां हिस्सा b के 4 हिस्से के बराबर है यानी कि b के 4/5 के हिस्से के बराबर है तो क्या करना है आपको। देखो 2 से सबसे पहले काटना है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगे। इससे काटेंगे 2 तो कुछ नहीं मत करना, ए के बट्टे में लाना b को, इस 3 को उस साइड भेजना यानी कि 3 × 2
6/5। तो इस तरह से जो आंसर आएगा 6/5, और 6/5 को भी हम लिख सकते थे 6:5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कि 6:5। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ओके ओके, और मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पहले मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। चलिएगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।